स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 5th की जो पर्यावरण अध्ययन की बुक है उसको। मैं आपको बता दूं, पहले हम बुक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में हमारे आसपास की जो भी चीज़ें जो है घटित होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि पहले चैप्टर ही है हमारा रिश्तों की समझ, तो आप इसे समझ चुके हैं कि इसमें हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास जो भी कुछ होता है वो सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, पर्यावरण अध्ययन। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ्स में हम क्या पढ़ते हैं, सवाल करते हैं, उनके जो है गुणा भाग करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, तो उसी तरीके से हमारे आसपास की चीज़ों को समझते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर हमारे पास टोटल 25 लेसन है। कितने चैप्टर हैं? टोटल 25 चैप्टर हैं और उनमें 25 चैप्टर को हम एक एक वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे और बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार चैप्टर्स हैं। और इसके बाद 25 चैप्टर होने के बाद छोटे छोटे मानचित्र हैं, भारत का मानचित्र है और मानचित्र से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे और हमारी पर्यावरण अध्ययन की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ से पढ़ने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। पर्यावरण अध्ययन बहुत ही मज़ेदार बुक होती है जिसमें बच्चों को बहुत ही मज़े से पढ़ना होता है, सारी अपनी आसपास की चीज़ें जाननी होती है। तो चलिए फिर चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रिश्तों की समझ। रिश्ते क्या होते हैं? ठीक है, रिश्तों को समझते हैं। तो रिश्तों को समझने से पहले हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं सबसे पहले परिवार से, क्योंकि रिश्ते जो शुरू होते हैं ना वो परिवार से ही शुरू होते हैं। रिश्ता है भाई बहन का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, हमारे माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, तो माता का हमारे साथ क्या रिश्ता है कि वो हमारी माँ है। वैसे ही दादा दादी के साथ रिश्ता होता है, चाचा चाची के साथ रिश्ता होता है, मामा मामी के साथ रिश्ता होता है, नाना नानी के साथ रिश्ता होता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं। आपने ये चीज़ समझ ली होगी। ठीक है, जैसे आपने मूवीज़ में या कहीं आसपास ऐसे देखा होगा कि ये हमारे दूर के चाचा जी हैं या ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। यानी कि रिश्ता क्या होता है कि जो अगर हमारे परिवार के सदस्य हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिश्तेदार कहते हैं। कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं उनके साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब रिश्ते कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, रिश्ते कई प्रकार से होते हैं। जैसे सबसे पहले आपने एक बात सुनी होगी कि अपना खून तो अपना खून होता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ रिश्ते खून के होते हैं, यानी कि जो हमारे दादाजी का खून था वही हमारे पिताजी की रगों में दौड़ रहा है और जो पिताजी का खून था वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो हमारा जो है दादाजी का, पिताजी का और हमारा जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है? खून का रिश्ता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरह से भाई बहन में देखा जाए तो वो भाई बहन का रिश्ता है। तो इस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मान लीजिए कि ये तो हो गए खून के रिश्ते। ठीक है, कि आपको उन्होंने पैदा किया है तो वो आपके खून के रिश्तेदार हो गए। अब मान लीजिए कि कोई पति पत्नी है, एक और केस लेते हैं जहाँ पे खून का रिश्ता नहीं होगा। मान लीजिए कि ये कोई मान लीजिए कि राम है। ठीक है, राम स्वरूप मान लेते हैं, बढ़िया सा नाम राम स्वरूप है और राम स्वरूप की पत्नी है। ठीक है, राम स्वरूप की पत्नी को मान लीजिए कि कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, इन दोनों को कोई भी बच्चा नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? किसी रिश्तेदार से या और कहीं से बच्चा क्या कर लेंगे? गोद ले लेंगे। क्या ले लेंगे? गोद ले लेंगे। तो वो बच्चा इनको क्या बुलाएगा? मम्मी पापा बुलाएगा ना। ठीक है, तो ये इनका बेटा नहीं था, एक्चुअल में तो इनका बेटा नहीं था, लेकिन इन्होंने गोद ले लिया तो ये इनका बेटा हो गया ना। तो इनके बीच में ये भी तो रिश्ता आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि गोद ले लेते हैं तो भी रिश्ता बन जाता है। तो रिश्ते कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए फिर इन्हीं रिश्तों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी कई परिवार से शुरू करते हैं। तो परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार में हमारे खून के रिश्तेदार, हमारी जितने भी रिश्तेदार हैं, खून के रिश्तेदारों के अलावा हम या कोई गोद लिया हुआ कोई बच्चा है तो उसका भी वहाँ पर रिश्ता अपने माता पिता के साथ होता है। तो वो सारे मिलकर के परिवार बनाते हैं। ठीक है, तो आपके भी परिवार में आप बता सकते हैं कौन कौन होगा आपके परिवार में? आपके माता पिता होंगे, आप होंगे, भाई बहन होंगे और अगर आपका बड़ा परिवार है तो उसमें चाचा चाची होंगे और ननिहाल में चले जाए अगर तो मामा मम्मी होंगे।
होंगे, नाना नानी होंगे। इसी तरह से बहुत सारे रिश्तेदारों के बारे में हम जानते हैं। हमारे बुआ जी है, फूफा जी है, फिर उनके बच्चे हैं, ठीक है, हमारे मौसेरे भाई बहन हैं, हमारे चचेरे भाई बहन हैं, हमारे ममेरे भाई बहन हैं, यानी कि मामा मामी के जो बच्चे हैं। तो इस तरह से रिश्तेदार जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। फिर आपका जो है बहन होंगी, कोई बड़ी बहन, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो जीजा जी हो जाएंगे, उनके जो बच्चे हो जाएंगे वो आपके भांजा भांजी हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है परिवार जो है वो बढ़ता, यानी कि परिवार बहुत बड़े होते हैं। कई बार परिवार बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई परिवारों में 2-4 सदस्य भी होते हैं और कई परिवारों में 35-35 सदस्य भी होते हैं। तो इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि परिवार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिवार होता है एकल परिवार, यानी कि पहला जो प्रकार है परिवारों का वो कौन सा हो गया, एकल परिवार। और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया संयुक्त परिवार। तो इनके बारे में आप पढ़ कर के आए हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि एकल परिवार कौन से होते हैं और संयुक्त परिवार कौन से होते हैं। तो आप बिल्कुल बता देंगे। आपकी स्क्रीन पर जो है 2 परिवार दिए गए हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो आप बताइए कि एकल परिवार से आप क्या समझ रहे हैं और संयुक्त परिवार से आप क्या समझ रहे हैं। तो सिंपल सी बात आपको दिखाई दे रहा है कि एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, बस, उसके अलावा कोई नहीं होता है। और संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची आदि भी होते हैं, यानी कि थोड़ा सा बड़ा परिवार होता है। उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। अब संयुक्त परिवार में कई सारे एकल परिवार रहते हैं। जैसे एकल परिवार में कौन होगा, बच्चा होगा, उसके माता पिता होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक परिवार में 2 भाई हैं, दोनों की शादी हुई, दोनों के बच्चे हुए और वो दोनों एक साथ रह रहे हैं। तो एक भाई का एकल परिवार, दूसरे भाई का एकल परिवार और उनका जो पिता है, यानी कि आपके जो दादाजी हो गए उनका, यानी कि वो सारे जब मिलकर रह रहे हैं तो वो बन जाएगा संयुक्त परिवार। तो इसका मतलब आप समझ गए, ठीक है। तो एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें बच्चे और उसके माता पिता रहते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार वो परिवार होता है जिसमें बच्चे, उसके माता पिता, दादा दादी और इसके अलावा कौन रहते हैं, चाचा चाची इत्यादि जो भी रिश्तेदार हैं वो, और ज़्यादा, मतलब सारे मिल करके रहते हैं। अब देखिए एकल परिवार में बच्चे को पालने का सारा भार किस पर होता है, बच्चे को पालेंगे कौन। अब परिवार में है ही 3 जने, बच्चा है, माता और पिता है, तो बच्चे का भरण पोषण कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा, बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। सिंपल सी बात है ना, मम्मी डैडी रखेंगे ना, उसके माता पिता रखेंगे। लेकिन इसी के बजाय अगर यहाँ पर दादा दादी होते, पापा ऑफिस जाते, मम्मी स्कूल जाते, यानी कि अगर माता पिता अगर कार्य करते हैं तो वो तो स्कूल चले जाते, तो पीछे से बच्चे को संभालता कौन, दादा दादी संभाल लेते ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि एकल परिवार में बच्चे को पालने का सारा भार किस पर होता है, किस पर होता है, 2 ही तो जने होते हैं, माता पिता, उन पर होता है। लेकिन संयुक्त परिवार में बच्चे का पालन पोषण सारे मिलजुल कर करते हैं और बच्चे को अच्छे संस्कार वहाँ से मिलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि माता पिता पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है, दादा दादी, चाचा चाची। और आपको पता है कि जो चाचा होते हैं ना, उनके साथ रिश्ता बहुत ही गहरा होता है, क्योंकि चाचा जो होते हैं ना, उनके जो भतीजे होते हैं वो बहुत लाडले होते हैं। मामा जी भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मामा जी, जब भी हम मामा जी के घर पे जाते हैं तो मामा जी बहुत लाड लड़ाते हैं हमें। अब सोच लीजिए कि मामा जी का परिवार है वो एकल परिवार है, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, या मामा जी के 2 मामा जी एक साथ रहते हैं और नाना जी भी उनके साथ रहते हैं, यानी सारे मिलजुल कर रहते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारे यानी कि जवान लोग होते हैं, तो वहाँ पर जाकर के आपको ज़्यादा मज़ा आता है या एकल परिवार में। तो आप बिल्कुल कहेंगे कि संयुक्त परिवार में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर क्या कारण है कि एकल परिवार में, अब देखिए संयुक्त परिवार में रहने में हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर संस्कार भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे का भरण पोषण भी अच्छा हो रहा है, यानी कि ज़्यादा बोझ माता पिता पर भी नहीं आ रहा, सारे मिलजुल कर बांट कर काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या होता है कि आजकल सभी परिवार जो है एकल परिवार में बंट गए हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास कितने परिवार संयुक्त परिवार हैं और कितने परिवार एकल परिवार हैं। आप जरा अपने आसपास थोड़ा देख करके देखिए, आपके आस पड़ोस देखिए,
आपके इधर की साइड के 4 घर देखिए और आपके इधर के साइड के 4 घर देखिए, और आप देखिए कि वो एकल परिवार है या वो संयुक्त परिवार है। तो आपको देखने से पता चलेगा कि ज़्यादातर परिवार एकल परिवार है। तो ऐसा किस कारण से है कि जो आजकल परिवार है संयुक्त परिवार में ज़्यादा मजा आता है, तो फिर संयुक्त परिवार जो है एकल परिवार में टूट क्यों रहे हैं, यानी कि एकल परिवार बनने का कारण क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर पाने से पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बन रहा है कि एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में अंतर बताइए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक उठाइए, फटाफट से पेन उठाइए और उसमें फटाफट से पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम चैप्टर को आगे लेकर के चलते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका लिख लीजिए कि एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। एकल परिवार तथा संयुक्त परिवार में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद फटाफट से आप एकल परिवार हेडिंग डाल लेंगे। फटाफट से एकल परिवार हेडिंग डाल लीजिए। उसके अंदर लिखिए कि ऐसा परिवार जिसमें केवल पति पत्नी एवं बच्चे रहते हैं। 3 ही तो लोग रहते हैं ना, पति पत्नी और बच्चे। ठीक है, एकल परिवार ऐसा परिवार जिसके अंदर पति पत्नी एवं बच्चे रहते हैं, केवल पति पत्नी एवं बच्चे रहते हैं, एकल परिवार कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और फिर संयुक्त परिवार में आप क्या लिखेंगे, बिल्कुल आप करते हो ना ऐसे कि एकल परिवार इधर लिख लिया, फिर बीच में एक लाइन, फिर संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार में आप क्या लिखोगे कि ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी, या फिर सिंपल सी बात कहेंगे कि ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, उसके बाद क्या लिखेंगे चाचा चाची, माता पिता और बच्चे रहते हैं, इससे क्या कहते हैं संयुक्त परिवार कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी और कौन रहते हैं चाचा चाची। ठीक है, उसके अलावा और भी आप जितने भी रिश्तेदारों को रखना चाहो परिवार में आप रख सकते हो। भूआ रख सकते हो, ताया जी ताई जी रख सकते हो, इस तरह से चाचा चाची रख सकते हो, मामा मामी रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हो। और फिर आप क्या लिखोगे, आदि रहते हैं, क्या कहलाता है संयुक्त परिवार कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी लोग मिलजुल करके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद एकल परिवार में आप एक और लाइन लिख लीजिए कि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता होते हैं। एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता होते हैं। कि सिंपल सी बात है कि एक छोटा बच्चा है, वो अगर एकल परिवार में रहता है तो उसके साथ कौन कौन रहेगा, एक तो रहेंगे उसके पापा, एक रहेंगे उसकी माता जी। ठीक है, एक तो उसके रहेंगे पापा, एक रहेंगे उसकी माता जी। तो अब यही तो होंगे ना जो बच्चे का पालन पोषण करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, सुबह शाम बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजेंगे, उसके लिए खाना बनाएंगे, उसको टॉफ़ी चॉकलेट ला करके देंगे, उसको घुमाने लेकर के जाएंगे, पिकनिक पर लेकर के जाएंगे। तो सारा पालन पोषण कौन करेंगे, माता पिता ही तो करेंगे ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर संयुक्त परिवार में दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं, मामा मामी भी आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे लोग जो है मिलजुल करके रहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि संयुक्त परिवार में बच्चे का पालन पोषण सभी सदस्य मिलकर करते हैं। बच्चे का पालन पोषण संयुक्त परिवार में सभी सदस्य मिल करके करते हैं। अगर मान लीजिए कि बच्चे के मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो बच्चा अकेला किसके पास रहेगा। ठीक है, ऐसे में कोई नैनी बुला करके, यानी कि जो लोग बच्चों की सार संभाल करते हैं, ऐसा उनको बाहर से किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि वो उनके बच्चों की सार संभाल कर सके, जिसको आप नैनी कहते हैं। ठीक है, जो बच्चों को संभालती है, नैनी होती है ना, एक तरह से ऐसे नौकर होते हैं जो सफाई वगैरह नहीं करते, जो बच्चों को संभालते हैं, दूसरे के बच्चों को संभालते हैं, उन्हें नैनी कहते हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा, अगर माता पिता जॉब करते हैं तो बच्चे को कौन संभालेगी, बाजार से नैनी बुलाएंगी और वो बच्चे को संभालेगी। नैनी क्या उतना ख्याल रख सकती है क्या जितना दादा दादी बच्चे को लाड करेंगे, नहीं रख सकती। ठीक है, तो दादा दादी ज़्यादा लाड करेंगे ना बच्चे का, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसको संस्कार भी ज़्यादा अच्छे से आएंगे। तो अगर उसके माता पिता जॉब करने जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परिवार में और भी तो सदस्य हैं जो बच्चे को संभाल लेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर हमने लिख लिया है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एकल परिवार बनता क्यों है? क्योंकि सिंपल सी बात है, याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपने मामा जी के बच्चों के साथ मिल करके खूब मज़ा किया था। याद करिए वो दिन जिस दिन आप बुआ जी के घर पे गए थे और आपने इतना हुड़दंग मचाया था कि पूछिए मत। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वो दिन याद आ गए होंगे जिस दिन आपने खूब सारे लोग आए हुए थे आपके घर पे, खूब सारा खाना बना हुआ था और आपने बहुत इंजॉय किया था। ठीक है, तो ऐसा दिन आपको याद आ गया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि संयुक्त परिवार में रहने से मज़ा तो आता है, लेकिन एकल परिवार में रहना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो चलिए फिर ये समझने के लिए कि क्यों एकल परिवार बनते जा रहे हैं, एक स्टोरी को समझते हैं। उस स्टोरी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर हम जो है इसका आंसर लिखेंगे, 3-4 पॉइंट्स जो भी बनेंगे। मान लीजिए कि एक गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था। यानी संयुक्त परिवार में क्या था कि एक तो थे माता पिता, यानी कि एक तो फैमिली होगी माता पिता की। अब ये जो दो, यानी कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, इनके 3 बेटे थे। इनके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। सबसे एक तो छोटे वाला था, ठीक है, फिर एक बीच वाला, ठीक है, फिर सबसे बड़े वाला। सबसे बड़े वाला जो बेटा था उसकी हो जाती है शादी, यानी ये हो गई उसकी वाइफ, और 2 हो जाते हैं उसके छोटे छोटे बच्चे, यानी ये हो गए उसके बच्चे। तो ये अब एक छोटा सा परिवार बन गया ना। ठीक है, अब जो बीच वाला है उसकी भी शादी हो जाती है और उसकी हो गई है वाइफ। ठीक है, लेकिन ये है जो वो अकेला है, यानी कि इसकी शादी नहीं हुई है। अब थोड़ा सा आप सोच करके देखिए कि मान लीजिए कि ये गांव में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गांव में रहते थे। अब क्या हुआ कि ये जो सबसे बड़ा बेटा था ना, सबसे बड़ा बेटा था, इसको गांव में कोई रोजगार नहीं मिल रही थी, कोई भी काम नहीं मिल रहा था। तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि शहर की किसी कंपनी में जा कर के जॉब करना शुरू कर देता हूँ। तो ये चला जाता है किसी शहर की बड़ी सारी कंपनी में काम करने, शहर की बड़ी सारी कंपनी में काम करने लग जाता है। वहाँ पर काम करता है और छोटा सा घर भी ले लेता है रहने के लिए, छोटा सा घर ले लिया रहने के लिए, ठीक है, जिसमें एक कमरा था, और इस कंपनी में काम करने लग गया। अब इसको खाना बनाने और अकेले रहने में बहुत दिक्कत आती है ना, अकेला रहता था, उसका दिल नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपने साथ ले आऊँ, क्योंकि ये पूरे परिवार को तो साथ ला नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा कमरा था। तो इसका मतलब पहला कारण तो क्या हो गया कि पहला कारण ये शहर आ गया, किसकी वजह से? व्यवसाय ढूंढते ढूंढते, काम ढूंढते ढूंढते। दूसरा कारण क्या हुआ कि ये परिवार टूटा क्यों, ये परिवार अलग अलग क्यों हुआ? संयुक्त परिवार था, एकल परिवार क्यों बना? क्योंकि घर जो था, शहरों में बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं, तो ऐसे में कम लोग रहेंगे ना। तो इसने बाकी सभी को बुलाने की बजाय केवल अपना परिवार बुलाया, यानी कि खुद आ गया, पत्नी आ गई और 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए, और वो यहाँ पर रहने लगे। तो आपको पता चल गया ना कि संयुक्त परिवार जो है क्या बन गया? एकल परिवार बन गया। ये संयुक्त परिवार क्या बन गया? एकल परिवार बन गया। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि जो इनका बीच वाला भाई था, ठीक है, ये क्या करना चाहता है? ये अब पढ़ना चाहता है। ये क्या करना चाहता है? सबसे छोटे वाले की बात करते हैं। ये क्या करना चाहता है? पढ़ना चाहता है और इंजीनियरिंग करना चाहता है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज गांव में तो होगा नहीं, कहाँ पर होगा? किसी शहर में होगा। तो ये चला जाता है शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने। तो इस तरह से ये भी रहने लग गया। अब ये भी छोटा सा मकान लेकर के रहेगा, 1-2 कमरा लेकर के रहेगा। तो वहाँ पर ये पूरे परिवार को नहीं लेकर के जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर इनका खेत कौन संभालेगा, यहाँ पर इनका घर कौन संभालेगा अगर सारे इनके साथ चले गए तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया इसका छोटा बेटा, और जो बीच का बेटा है वो यहाँ पर रह करके आराम से जो है शिक्षक था, गांव के स्कूल में पढ़ा करके अपनी रोजी रोटी चलाने लग गया। तो अब क्या था कि ये सारे अलग अलग रहने लग गए। अब अगर ये एक साथ रहने की सोचें भी, जरा सोच करके देखिए, एक साथ रहने की सोचें तो क्या इनके बीच में झगड़े नहीं होंगे क्या? क्योंकि सोचने वाली बातें, देखिए सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया ना तो आप फटाक से इसको उत्तर बता दोगे। ठीक है, ये तो बन गया इंजीनियर, ये तो बना महीने का कमाता है 1 लाख रुपया,
और ये है गांव में मास्टर जी जो कि महीने का कमाते हैं 10-12 हज़ार रुपये। और ये है किसी कंपनी में जो कि कमाते हैं 50,000 रुपये। अब बताइए 50,000 रुपये कमाने वाला, 12,000 रुपये कमाने वाला और 1 लाख रुपये कमाने वाला अगर एक घर में रहेंगे तो क्या लड़ाई नहीं होगा क्या? कोई कहेगा मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मुझे अच्छे कपड़े पहनने दो, तुम कम कमाते हो, तुम्हें कपड़े अच्छे नहीं पहनने चाहिए। जो उनकी वाइफ होगी वो कहेंगे कि मेरा पति ज़्यादा कमाता है, आपका पति तो कुछ कमाता ही नहीं है, तो ऐसे में आपको कम खाना मिलेगा। ये इस तरह से आप नुकसान करते हो, ज़्यादा आपके बच्चे नुकसान करते हैं। इस तरह के लड़ाई झगड़े परिवार में होते रहते हैं और कुल मिलाकर के इस तरह से परिवार टूट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से संयुक्त परिवार किस में बदल गया? एकल परिवार के कारण। पहला, लोगों की आदतों की वजह से। दूसरा, लोगों के व्यवहार की वजह से। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ना, आदतों की वजह से, व्यवहार की वजह से। तीसरा, इसने क्या चाहा? शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि उच्च शिक्षा की वजह से, यानी कि उच्च शिक्षा पाने की चाहत की वजह से। ठीक है, और चौथा क्या हो गया? ये क्या करने आया था? कंपनी में काम करने आया था ना, तो व्यवसाय की वजह से। तो ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से संयुक्त परिवार किस में बदल जाते हैं? एकल परिवार में टूट जाते हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए कि संयुक्त परिवारों के एकल परिवार में टूटने के कारण बताइए। संयुक्त परिवारों के एकल परिवारों में टूटने के कारण बताइए। तो आप क्या कारण लिखोगे? आजकल पहला लिखोगे व्यवसायों की तलाश। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? काम। व्यवसायों की तलाश। आजकल व्यवसायों की तलाश में, और क्या कहेंगे हम? उच्च शिक्षा की तलाश में। उच्च शिक्षा की तलाश में दूसरा लिखेंगे आप। उच्च शिक्षा की तलाश में परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। अब पलायन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना ही क्या कहलाता है? पलायन कहलाता है। ठीक है, कि व्यवसायों की तलाश में, उच्च शिक्षा की तलाश में आजकल परिवार शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? पलायन करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं, यानी कि परिवार कहाँ जाने लगे हैं? शहरों में। और शहरों में छोटे छोटे मकान होते हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं, अतः वहाँ पर एकल परिवार ही रह सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार किस में टूट रहे हैं? एकल परिवार में टूट रहे हैं। तो फटाफट से लिख लीजिए कि अतः वहाँ पर एकल परिवार ही रह सकते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूट रहे हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार एकल परिवार में टूट रहे हैं या बंट जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? अब चलिए बनाते हैं हम परिवार का वंश वृक्ष। अब आप कहेंगे वंश का वृक्ष? बिल्कुल हाँ, सही सोच रहे हैं आप। एक वृक्ष जैसे होता ना, नीचे से ऊपर की तरफ, कि आपसे पहले कौन आए, फिर उनके पहले कौन आए, फिर उनके पहले, यानी कि अपनी पीढ़ियों के बारे में स्टेप बाय स्टेप, पीढ़ी दर पीढ़ी एक चार्ट बनाना क्या कहलाता है? वंश वृक्ष कहलाता है। तो नेक्स्ट फिर पढ़ते हैं वंश वृक्ष क्या है। तो चलिए फिर हम अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाते हैं। क्या बोला मैंने बोला परिवार का वंश वृक्ष। ठीक है, जो वंश वृक्ष जो बनते हैं ना, वो 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो बनते हैं हमारे पिता के परिवार की तरफ से, पिताजी की तरफ से, और एक बनता है माताजी की तरफ से। क्योंकि वंश वृक्ष में क्या होता है कि सबसे पहले हम होंगे, यानी कि सबसे पहले तो क्या होंगे? हम स्वयं होंगे। ठीक है, फिर हमारे पिताजी,
यानी कि आपसे पहली पीढ़ी कौन थी, आपके पिताजी थे ना, तो यहाँ पर आ जाएंगे पिताजी, ठीक है, या फिर सिंपल आप पिता लिख सकते हो, ठीक है। अब आपके पापा कौन थे, आपके पापा के पापा यानी कि उनसे पहली पीढ़ी कौन थी, आपके दादाजी, यही तो थे। और दादाजी से पहले कौन थे, यानी दादाजी के पापा कौन थे, तो दादाजी के पापा थे परदादाजी, दादाजी। तो ये तो आपका वंश वृक्ष बन गया, किसकी तरफ से, पिताजी की तरफ से। अब आपका होमवर्क है, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप पहले तो अपना नाम बताइए, यानी कि अपना वंश वृक्ष बनाइए, ठीक है, आपके वंश का वृक्ष बनाइए पिताजी की तरफ से, कि पहले आप हैं, अपना नाम लिख लीजिए, आपसे ऊपर अपने पिताजी का नाम लिख लीजिए, पिताजी से ऊपर दादाजी का नाम लिख लीजिए, दादाजी से ऊपर परदादाजी का नाम लिख लीजिए। अगर आप अपने परदादाजी का नाम नहीं जानते हैं तो अपने दादाजी से पूछ लीजिए या अपने पापा जी से पूछ लीजिए, क्योंकि पापा के दादा का नाम आपको यानी कि पिताजी को पता होगा ना, ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं माता जी की तरफ से। माता जी की तरफ से तो सबसे पहले तो आप हो गए, आपसे ऊपर माता जी हो गई, यानी कि माता हो गई, बच्चे की माता, ठीक है। अब आपकी मम्मी के मम्मी कहाँ जाना पड़ेगा, आपको निहाल में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके माता जी कौन रहेंगे, आपकी नानी जी, और नानी जी कहाँ हैं, ननिहाल में, तो माता जी की माँ कौन होगी, नानी जी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ना, दो वंश वृक्ष बनेंगे, एक तो पिताजी की तरफ से जो आपका कहाँ होगा, दादाजी के परिवार में, और एक बनेगा आपकी मम्मी का, क्योंकि मम्मी का कहाँ बनेगा, आपके ननिहाल में बनेगा। तो नानी जी, और नानी जी के जो मम्मी रहे होंगे वो कौन होंगे, आपके पड़नानी जी, ठीक है। तो इनके भी आप जानिएगा नाम, नानी जी का नाम आपको पता होगा, आप ननिहाल गए होंगे, और नानी जी के जो मम्मी रहे होंगे यानी पड़नानी जी, उनका नाम आप जानिएगा। तो ये हमने वंश वृक्ष बनाना सीख लिया, पिताजी की ओर से और माता जी की तरफ से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैंने वहाँ पर एक चीज़ आपको बताई थी कि हमारे परिवार का सदस्य है वो भी होता है जिसको गोद लिया गया हो, जिसको गोद लिया गया हो। आपने कहानियाँ सुनी होगी कि कोई पति पत्नी है और उनके कोई बच्चा नहीं है, तो उन्होंने बच्चा गोद ले लिया। तो गोद लेने का मतलब आप क्या समझते हो? गोद लेने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं से बच्चा ले आए और उसका पालन पोषण कर लिया। अब आप ये बताइए कि मान लीजिए कि ये कोई पति पत्नी है, इनके कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि कोई बच्चा गोद ले लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक और पति पत्नी किसी रिश्तेदार के बच्चे को ले आए, क्योंकि इनके 2 बच्चे थे, तो 2 बच्चे में से एक बच्चा ये ले आए। अब ये बच्चा तो कन्फ्यूज़ है ना, अगर स्कूल वाले ने या किसी कहीं पर भी जा करके इससे कहीं से पूछा गया कि अपने पिताजी का नाम बताओ, तो ये नए वाले पिताजी का नाम बताएगा या पुराने वाले पिताजी का नाम बताएगा? यानी डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम नए वाले पिताजी का होगा या पुराने वाले पिताजी का होगा। यहाँ पर आपको डाउट हो जाएगा कि नए वाले पिताजी का होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि बेटा तो इनका है ना, गोद इन्होंने ले लिया अब, लेकिन डॉक्यूमेंट में तो इनका नाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गोद लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी बच्चे को ले आए और उसको लाड प्यार से उसको चॉकलेट खिला करके बढ़िया से उसका पालन पोषण करें, ऐसा कभी नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि कानूनी रूप से हम उसे संरक्षण में ले रहे हैं, यानी डॉक्यूमेंटेशन में बकायदा साइन होते हैं, सभी के पूरे परिवार के साइन होते हैं, और सरकारी दस्तावेज पर लिखा जाता है कि हम पूरे होशो हवास में अपने बच्चे को गोद दे रहे हैं, और ये कहेंगे हम पूरे होशो हवास में इस बच्चे को गोद ले रहे हैं, आज के बाद ये बच्चा हमारा होगा, हमारा जो भी होगा, हमारी जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इसकी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके द्वारा होती है? सरकारी, हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि कानूनी रूप से ये सारी होती हैं, ठीक है। सीधा नहीं कि हम ले आए बच्चे को और पाल लिया, इसको गोद लेना नहीं कहते हैं। कानूनी रूप से संरक्षण प्रदान करना किसी बच्चे को या किसी रिश्तेदार के बच्चे को क्या कहलाता है? गोद लेना कहलाता है। तो फिर थर्ड क्वेश्चन आप अपना लिख लीजिए कि गोद लेना किसे कहते हैं? गोद लेना किसे कहते हैं? अब आप यहाँ पे कहेंगे कि किसी बच्चे को या किसी रिश्तेदार के बच्चे को, किसी के बच्चे को, यानी कोई भी हो सकता है, ये किसी के बच्चे या किसी रिश्तेदार के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना। क्या प्रदान करना? कानूनी संरक्षण, कानूनी रूप से संरक्षण
कानून के अनुसार संरक्षण का मतलब क्या होता है? उसका पालन पोषण करना, उसका ख्याल रखना, उसको शिक्षा दिलवाना, उसको सारे अधिकार देना जो कि एक बच्चे को अपने माता पिता से मिलने चाहिए, वो सारे अधिकार देना क्या कहलाता है? उसको संरक्षण देना। तो किसी के बच्चे को या किसी रिश्तेदार के बच्चे को कानूनी संरक्षण देना या कानूनी संरक्षण प्रदान करना क्या कहलाता है? गोद लेना कहलाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए, किसी के परिवार में छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा बड़ा ही क्यूट सा बच्चा होता है, और जैसे ही उसको लोग मिलने आते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, वो आते ही पूछती है, बताइए ये किस पर गया है? दादाजी पे गया है या अपने पिता पे गया है या अपनी माता पे गया है? फिर लोग उसकी बातों का जवाब देना शुरू करते हैं, इसका माथा तो जी अपनी मम्मी पर गया है, इसका नाक तो जी अपने पिताजी पर गया है। तो वो क्यों होता है? क्या सच में बच्चे के अंदर कुछ लक्षण अपने माता पिता के आते हैं क्या? क्या कभी ऐसा होता है क्या कि कुछ लक्षण जो पिता में थे वही पुत्र में आ जाते हैं? या कभी पुत्र की शक्ल पिता से मिलती है क्या? क्या कभी पुत्र की शक्ल अपनी माता से मिलती है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल मिलती है। हमने देखा है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर, यानी कि इसके माता पिता हो गए, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो कुछ लक्षण भी एक जैसे चले जाते हैं, यानी कुछ इनकी जैसी आदतें होंगी, इनकी भी उस जैसी ही आदतें होंगी। अगर ये खुश मिजाज है तो इनकी भी ये बच्चा भी खुश मिजाज होगा, ठीक है। यानी कि कुछ आदतें जरूर जाती हैं बच्चे में, और ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? ऐसे लक्षणों को कहते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। यानी ऐसे लक्षण जो हमें हमारे माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप आ जाते हैं, ऐसे लक्षणों को क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया चलती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता। और इसे एक और नाम दिया गया, इन्हें जो है वंशानुगत भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? वंशानुगत। यानी कि वंश के साथ ये चलते रहते हैं, यानी कि ये पिता के जैसे लक्षण थे, पिता की जैसी शक्ल थी, पिता के जैसे गुण थे, वैसे कुछ गुण उसके बेटे में, उसकी अगली पीढ़ी में, उसकी बेटी में आ जाते हैं। तो ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर था बहुत ही अच्छा पढ़ाता था, और उसका बेटा जब हुआ, बेटे ने जब पढ़ाई कर ली तो बेटा भी उतना ही अच्छा पढ़ाता था, बल्कि बेटा अपने पिता से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने लग गया। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये तो लक्षण उसके खून में है, ये लक्षण तो उसके खून में है, पढ़ाने का जो गुण है वो उसके खून में है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसके पिता से चल करके किस में आ गया? उस बच्चे में आ गया। यानी कि वो कौन सा लक्षण है? आनुवांशिक लक्षण है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण। और इस गुण को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवांशिकता क्या होती है, या वंशानुगत किसे कहते हैं, यानी वंशानुगत क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? ये चीज़ समझ में आ गई। तो फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए कि आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। तो फटाफट से आप लिखेंगे बच्चों के लक्षण आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। या फिर वंशानुगत लक्षण किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर आप क्या लिखेंगे कि बच्चों के लक्षण या कुछ बच्चों के लक्षण, बच्चों के कुछ लक्षण अपने माता पिता, बच्चों के कुछ लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी कोमा नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं, इन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी बच्चों के लक्षण अगर अपने माता पिता से, अगर अपने दादा दादी से, अगर अपने नाना नानी से मिलते हैं तो ऐसे लक्षणों को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। कहते हैं ना ये तो बिल्कुल अपने दादा के जैसा है, बिल्कुल अपने दादा पे गया है, इतना ही गुस्सैल इसका दादा था, इतना ही गुस्सैल ये है। इसका मतलब क्या हुआ? ये गुस्से वाला लक्षण दादा से कहाँ पर आ गया? आपके अंदर आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट एक लाइन लिखेंगे कि आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का गमन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने वंश वृक्ष बनाया था, तो ये जो एक स्टेप नीचे आ रहे हो ना, ये पीढ़ी है। पहली पीढ़ी आपके परदादा वाली, दूसरी पीढ़ी उनके बेटे यानी दादाजी वाली, दादाजी के बाद दादाजी के बेटे यानी आपके पिताजी वाली, और पिताजी के बेटे यानी कि आप वाली। तो ये सारी पीढ़ी है। तो एक एक पीढ़ी नीचे नीचे जैसे हम चलेंगे तो वैसे वैसे परदादी जी के लक्षण दादाजी में आएंगे, दादाजी के लक्षण पिताजी में आएंगे, पिताजी के लक्षण समय में आएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि आनुवांशिकता ऐसे होती है और ये लक्षण जो है एक आगे आगे पीढ़ी से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं, इसके बारे में हमें बताया किसने? ठीक है, तो मैं बता दूं कि दो लोग हैं जिनका नाम फेमस है, और सबसे जो फेमस नाम है ना, सबसे फेमस नाम वो है एक वैज्ञानिक है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने क्या प्रयोग किए? उन्होंने मटर के पौधे लिए। एक मटर का पौधा लिया और उसमें जो लक्षण थे, उसके जो बीज लगाए, दूसरा पौधा जो उगाया तो उनमें भी सेम ही लक्षण थे। यानी कि जो एक पौधे के लक्षण थे वो अगली पीढ़ी में जा रहे थे, एक पौधे की पीढ़ी के लक्षण अगली पीढ़ी में जा रहे थे। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर। और प्रयोग करके उन्होंने बताया कि इस तरह से आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। और जब हमें उन्होंने ये बताया तो हम क्या कहते हैं उन्हें हम कहते हैं आनुवंशिकता का जनक। जनक का मतलब क्या होता है? जन्म देने वाला। क्या इन्होंने आनुवंशिकता को जन्म दिया? क्या एक्चुअल में नहीं दिया, लेकिन इन्होंने आनुवंशिकता के बारे में सबसे पहले बताया। इस गुण के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि इस कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले हमें उन्होंने बताया। इसलिए आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो फटाफट से लिख लीजिए नेक्स्ट कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको मेंडलीफ भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसके पौधे पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। मटर के पौधे पर क्यों किया? मटर के पौधे पर कैसे किया? वो आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, जैसे जैसे बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल पर। तो आप वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे कि क्यों मटर के पौधे लिए, क्या कुछ किया, कैसे कैसे किया, वो सब जानेंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? वंशानुगत का सिद्धांत दिया। क्या लिखा हमने कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग करके वंशानुगत का सिद्धांत दिया था। इस वजह से इन्हें आनुवंशिकता का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, यानी आनुवंशिकता के बारे में हमें सबसे पहले बताने वाले, ठीक है, आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। और आनुवंशिकता के बारे में बताने वाले एक भारतीय भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। बस इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने भी एक जो है इस पर बहुत सारी रिसर्च की है, बहुत सारे प्रयोग किए हैं और अपने सिद्धांत आदि दिए हैं, ठीक है। बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल और हरगोविंद।
अब आपसे पूछ लिया जाए, अब आपका जीके का एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है, यहाँ पर जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है, आप फटाक से जवाब दे दोगे मेंडल को कहा जाता है जी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके अलावा आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। वंशानुगत का सिद्धांत किसने दिया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे, तो आप क्या कहोगे जी, मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। तो इतना आपने समझ लिया, बहुत ही बेहतर ढंग से हमने समझा। तो लीजिए, बस आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। इस चैप्टर में बस इतना ही समझना था, परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में समझना था। तो होपफुली आप में रिश्तों की समझ अब डेवलप हो गई होगी। तो होपफुली ये चैप्टर आपके लिए, देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था। मैंने बहुत ही अल्टीमेट तरीके से आपको समझाया और आशा है मेरे को कि आपने भी उतने ही अच्छे तरीके से इसको समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए खुद घर पर बैठकर। ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।